सीमाएं राष्ट्रों द्वारा खींची गई काल्पनिक रेखाएं नहीं है, बल्कि वे इतिहास, पहचान और संप्रभुता की वास्तविक अभिव्यक्ति हैं। इसी विचार के साथ द डीप डाइव में आपका स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस पर यह विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। एक ऐसी घटना जहां एक पासपोर्ट पर लिखी कुछ इंच की जगह ने दो देशों के बीच दशकों पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो शंघाई एयरपोर्ट के एक इमिग्रेशन काउंटर से शुरू हुई, लेकिन जिसकी जड़ें हिमालय की बर्फीली चोटियों और दशकों पुराने नक्शों के विवाद में है। ये सिर्फ एक यात्री की कहानी नहीं है, बल्कि दो ताकतों के बीच चल रही एक जटिल कूटनीतिक शतरंज की चाल है। हाँ, हमारे आज के स्रोत इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में छपी हालिया रिपोर्ट्स पर आधारित है, और हमारा मिशन है इस पूरी घटना की परतों को खोलना। मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि इसका असल मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस घटना पर ही चलते हैं जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। 21 नवंबर को पेमा वांगजोम थोंगडोक नाम की एक भारतीय नागरिक जो यूके में रहती हैं। हाँ, वो लंदन से जापान जा रही थी। एक बिल्कुल सामान्य यात्रा। सामान्य, लेकिन उनकी फ्लाइट का एक स्टॉपओवर शंघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर था। सिर्फ 3 घंटे का एक ट्रांजिट लेओवर। लेकिन यहीं पर उनकी यात्रा ने एक कह सकते हैं अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। जब वो इमिग्रेशन से गुजर रही थी तो चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को देखा और उसे अमान्य घोषित कर दिया। एक मिनट, एक देश का आधिकारिक पासपोर्ट दूसरे देश के हवाई अड्डे पर अमान्य। हाँ, इसकी वजह क्या बताई गई? वजह ही इस पूरे मामले का केंद्र है। उनके पासपोर्ट पर जन्मस्थान के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। अच्छा। चीनी अधिकारियों के लिए ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, ये एक राजनीतिक बयान था जिसे वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। और यहीं से एक सामान्य यात्रा एक दर्दनाक अनुभव और एक अंतर्राष्ट्रीय घटना में बदल गई। बिल्कुल। मतलब एक यात्री के दस्तावेज पर लिखी एक साधारण सी जानकारी जिस पर हम और आप शायद कभी ध्यान भी ना दें, वो अचानक एक भूर राजनीतिक मुद्दा बन गई। अब जाहिर है चीन की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान तो आया ही होगा। वे इस घटना को किस नज़र से देखते हैं? यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। जब इस बारे में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से पूछा गया तो उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सिरे से खारिज मतलब उन्होंने माना ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि महिला यात्री के साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती, हिरासत या उत्पीड़न हुआ ही नहीं। तो फिर उनके हिसाब से हुआ क्या था? वो इसे सही कैसे ठहरा रहे हैं? चीन का आधिकारिक पक्ष यह है कि ये एक रूटीन यानी सामान्य कानूनी प्रक्रिया थी। उनका दावा है कि सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने अपने देश के कानूनों और नियमों के तहत ही जांच की। और वो जांच पूरी तरह निष्पक्ष थी। हाँ, उनका कहना है कि प्रक्रिया निष्पक्ष थी और उस यात्री के कानूनी अधिकारों का पूरा सम्मान किया गया। उन्होंने ये भी जोड़ा कि एयरलाइन ने यात्री को आराम करने की जगह और भोजन भी मुहैया कराया था। तो वो इसे एक सामान्य घटना बता रहे हैं। बिल्कुल। माओ निंग ने इसे ये कहकर सामान्य बनाने की कोशिश की कि भाई दुनिया भर में सीमा अधिकारी अपने देश में आने जाने वाले लोगों की जांच करते ही हैं और ये भी वैसा ही एक मामला था। एक रूटीन चेक जिसमें एक भारतीय नागरिक के राष्ट्रीय पासपोर्ट को अमान्य बता दिया गया। ये सुनने में तो एक सामान्य प्रक्रिया से कहीं ज्यादा एक सोचा समझा राजनीतिक संदेश लगता है। सही बात है। जाहिर है भारत ने इस पर चुप रहना गवारा नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। भारत की प्रतिक्रिया बहुत तेज, बहुत स्पष्ट और बहुत मजबूत थी। क्या कहा भारत ने? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बहुत ही दृढ़ बयान दिया। उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन के बार बार के दावों से ये निर्विवाद वास्तविकता नहीं बदलेगी। अभिन्न और अविभाज्य ये शब्द कूटनीति में बहुत मायने रखते हैं। बहुत ज्यादा। ये शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बयानों के अलावा क्या भारत ने कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक तर्क भी सामने रखा? क्योंकि चीन तो इसे अपने कानूनों का मामला बता रहा है। हाँ, और यहीं पर भारत का पक्ष और भी मजबूत हो जाता है। भारत ने 2 बड़े तर्क दिए। अच्छा। पहला, ये कार्रवाई चीन के अपने नियमों का ही उल्लंघन है। चीन के नियम कई देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा मुक्त पारगमन मतलब वीजा फ्री ट्रांजिट की इजाजत देते हैं। और पेमा थोंगडोक तो सिर्फ 3 घंटे के लिए वहां थी। एग्जैक्टली। तो अपने ही बनाए नियम को तोड़ा गया। और दूसरा तर्क क्या था? दूसरा तर्क और भी व्यापक और गंभीर है। भारत का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले कई सम्मेलनों का उल्लंघन है। जैसे कि शिकागो कन्वेंशन। बिल्कुल। शिकागो कन्वेंशन
जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के नियम तय करता है, उसका मूल सिद्धांत थी यात्रा को सुगम और बाधा रहित बनाना है। सही बात है। किसी के पासपोर्ट के जन्मस्थान के आधार पर उसे ट्रांजिट में रोकना इस सिद्धांत की आत्मा पर हमला है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए एक बहुत खतरनाक मिसाल भी कायम करता है। निश्चित रूप से। हमारे सोर्सेज में एक और शब्द बार बार आता है, डिमार्श। ये शब्द अक्सर खबरों में सुनाई देता है, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है। भारत ने इसका इस्तेमाल कैसे किया? देखिए, डीमार्श एक औपचारिक कूटनीतिक विरोध होता है। ये सिर्फ एक बयान जारी करने से कहीं ज्यादा गंभीर कदम है। मतलब एक ऑफिशियल कंप्लेंट की तरह? उससे भी ज्यादा। जब एक देश दूसरे देश की किसी कार्रवाई पर अपनी गहरी नाराजगी और आपत्ति आधिकारिक तौर पर दर्ज कराना चाहता है, तो वो एक डिमार्श जारी करता है। अच्छा। इस मामले में भारत ने घटना वाले दिन ही बीजिंग और दिल्ली दोनों जगहों पर चीन को एक सशक्त डिमार्श यानी एक स्ट्रॉन्ग डिमार्श सौंपा। इससे तो ये साफ है कि भारत इसे एक छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि अपनी संप्रभुता पर एक गंभीर हमले के तौर पर देख रहा है। बिल्कुल। और जब भारत ने ये विरोध जताया तो चीन का जवाब सिर्फ उस घटना को सही ठहराने तक सीमित नहीं रहा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को और जोर शोर से दोहराने के लिए किया। तो उन्होंने क्या कहा? चीनी प्रवक्ता माओ निंग ने साफ साफ कहा, जंगनान चीन का क्षेत्र है और चीन भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथा गठित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है। जंगनान? हाँ, यहाँ नामों का खेल बहुत जरूरी है। भारत जिसे अरुणाचल प्रदेश कहता है, चीन उसे जंगनान या दक्षिण तिब्बत कहकर संबोधित करता है। ये सिर्फ नाम का अंतर नहीं है, ये उस जमीन पर अपने हक का दावा है। सही। तो अब हमारे सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक घटना और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ भारत है जो इससे अपने नागरिक का उत्पीड़न, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन और अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। और दूसरी तरफ चीन है जो इसे एक रूटीन कानूनी प्रक्रिया बताकर अरुणाचल पर अपने दावे को मजबूत कर रहा है। चलिए अब इस घटना के पीछे की बड़ी रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये किसी एक अधिकारी का फैसला था या इसके पीछे कोई सोची समझी चीनी रणनीति काम कर रही है? ज्यादातर विशेषज्ञ इसे चीन की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। कौन सी रणनीति? इसे अक्सर सलामी स्लाइसिंग या ग्रे जोन टैक्टिक्स कहा जाता है। सलामी स्लाइसिंग? इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है सीधे सीधे युद्ध या सैन्य टकराव किए बिना छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे यथास्थिति मतलब स्टेटस को अपने पक्ष में बदलना। सोचिए कि आप सलामी का एक पूरा टुकड़ा एक बार में नहीं काट सकते, लेकिन आप उसके पतले पतले स्लाइस काटते रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अच्छा, तो चीन यही कर रहा है? एक तरह से हाँ। वो नए नक्शे जारी करता है जिसमें भारतीय क्षेत्रों को अपना दिखाता है। वो अरुणाचल प्रदेश की जगह के नाम बदलकर चीनी नाम रखता है। और अब वो भारतीय पासपोर्ट को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। इनमें से कोई भी कदम अपने आप में युद्ध का कारण नहीं है, लेकिन ये सब मिलकर धीरे धीरे जमीन पर एक नया नैरेटिव, एक नई सच्चाई गढ़ने की कोशिश करते हैं। सही कहा। ये एक तरह से हजार छोटी छोटी चोटों से सामने वाले को परेशान करने की रणनीति है। हाँ। ये भारत को लगातार रक्षात्मक मुद्रा में रहने पर मजबूर करता है। हर बार कोई नक्शा आता है, कोई बयान आता है या ऐसी कोई घटना होती है तो भारत को प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, अपना पक्ष दोहराना पड़ता है। और ये कूटनीतिक रूप से थकाने वाला हो सकता है। और हर बार जब भारत प्रतिक्रिया देता है तो चीन के दावे को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फिर से जगह मिलती है। मतलब वो खबरों का एजेंडा तय करने में कामयाब हो जाते हैं। हाँ, इस पूरी रणनीति में प्रतीकवाद का बहुत बड़ा रोल है। एक पासपोर्ट सिर्फ यात्रा का दस्तावेज नहीं है, ये किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान और उसके देश की संप्रभुता का प्रतीक है। बिल्कुल। इसे एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई आपके ड्राइविंग लाइसेंस को यह कहकर मानने से इनकार कर दे कि वो उस शहर को ही नहीं मानता जहां से यह लाइसेंस जारी हुआ है। तो यह हमला आपके ऊपर नहीं बल्कि उस लाइसेंस को जारी करने वाली अथॉरिटी यानी सरकार की संप्रभुता पर है। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है और इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेस गेम के बीच में एक आम नागरिक हंस जाता है। सही बात है। पेमा वांगजम थोंगडोग तो सिर्फ अपनी यात्रा कर रही थी। वो अनजाने में ही दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच एक जटिल ऐतिहासिक और क्षेत्रीय विवाद का चेहरा बन गई। और यही इस घटना का सबसे मानवीय और चिंताजनक पहलू है। ये हमें दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सिर्फ बंद कमरों में होने वाली संधियों या शिखर सम्मेलनों तक सीमित नहीं रहते। उनका असर हवाई अड्डों के इमिग्रेशन काउंटर पर आम लोगों की जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ता है। हाँ, खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उनकी पहचान हमेशा एक भू राजनीतिक माइक्रोस्कोप के नीचे रहती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इस एक घटना से कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आती हैं। निश्चित रूप से पहला, डिमाश जैसे कूटनीतिक उपकरणों का व्यवहारिक उपयोग। दूसरा, जंगनान जैसे नामों के इस्तेमाल के पीछे की रणनीतिक मंशा। सही। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे शिकागो कन्वेंशन और राष्ट्रीय नियमों के बीच का तनाव। और चौथा, सलामी स्लाइसिंग जैसी ग्रे जोन रणनीतियों की समझ। ये केस स्टडी दिखाती है कि भारत चीन संबंध कितने बहुस्तरीय और जटिल हैं। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे शंघाई हवाई अड्डे पर एक भारतीय नागरिक के साथ हुई एक घटना ने भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश पर दशकों पुराने विवाद की आग को फिर से भड़का दिया। हमने दोनों देशों के तर्कों को समझा और ये भी विश्लेषण किया कि ये घटना चीन की किस बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब दो देश एक ही क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं, तो क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की पहचान और उनके अधिकारों का क्या होता है। पासपोर्ट जैसा एक दस्तावेज जो स्वतंत्रता और गतिशीलता का प्रतीक होना चाहिए, वो भू राजनीतिक संघर्ष का एक मैदान बन जाता है। यह एक ऐसा विचार है जिस पर हमें आगे भी सोचना होगा। इस विषय पर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये चर्चा आपको जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण पड़ताल मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहरी पड़ताल के साथ।